नमस्कार दोस्तों, आज है अपना डे 7 20 डेज़ 20 मिनट चैलेंज का। और जो हमारे ईपीआर के क्वेश्चंस रह गए थे पीवाईक्यू, आज हम वो करने वाले हैं। और भाई मेरे को एक बात बोलनी थी आप लोगों को, आप लोग प्यार तो दे रहे हैं, वीडियोस तो देख रहे हैं, लेकिन प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप लोगों को सच में वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट में सुकून विद हर्ट लिखना ना भूलें। कमेंट में सुकून विद हर्ट लिखना ना भूलें। मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से अगर आप ये लोग करेंगे तो। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 25 में आया है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स बैंड है, ये ईपीआर स्पेक्ट्रम दिया है आपको, किसका दिया है? साइटोक्रोम P450 का, ठीक है। और हमें ये बताना है कि जी वैल्यू बतानी है हमें, बेसिकली हाई स्पिन एंड लो स्पिन के लिए जी वैल्यू क्या होंगी वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। करेक्ट सेट, ये इसने एक इसका ग्राफ दिया है। इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ तो हमने डे 6 में डिस्कस कर ली थी कि डिफरेंट जी वैल्यूज़ कैसे होती है, फिर भी मैं एक बार और काइंड ऑफ रिवीजन करवा देती हूँ। हमने एक चीज़ देखी थी एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर, इसको मैं एक बार हटा देती हूँ। हमने क्या देखा था? एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर। एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर क्या था भाई? जिसमें आपकी एक्स वाई जेड एक्सिस इक्वल ना हो। आइसोट्रोपिक बिहेवियर में क्या थी? एक्स वाई जेड इक्वल होनी चाहिए, जो कि हमने ऑक्टाइडल टेट्राइडल में देखा था और एमोर्फस सॉलिड में देखा था। एन आइसोट्रोपिक में क्या हो जाएगा कि आपकी एक्स वाई जेड इक्वल नहीं है, या तो दो इक्वल नहीं है या फिर तीनों ही इक्वल नहीं है। एसिमेट्रिक में तो क्या होता था? एक्सियल वाले में तो क्या होता था? एक्सियल वाले में तो आपकी एक्स वाई इक्वल है बट जेड एक्सिस पे इक्वल ना हो। लेकिन हमने इसके अलावा एक और देखी थी, कायरल वाली, या फिर उसको हम क्या बोल रहे थे? रोम्बिक। कायरल बोल लो या फिर उसको क्या बोल लो? रोम्बिक। इसमें क्या होता है? इसमें एक भी एक्सिस इक्वल नहीं होती, ऑल 3 एक्सिस आर डिफरेंट। ऑल 3 एक्सिस आर डिफरेंट। दैट मीन एक्स नॉट इक्वल टू वाई एंड वाई नॉट इक्वल टू जेड। मतलब आपके पास 3 जी की वैल्यू होंगी, एक जी एक्स के लिए होंगी और एक जी वाई के लिए होगी और एक जी जेड के लिए होगी, और ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। ये एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर था। अब ये राम कहानी मैंने क्यों सुनाई? देखो इसने क्या बोला है? साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 किस कैटेगरी में आएगा? साइटोक्रोम P450 का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, क्या होता था? आयरन होता था यहाँ पे, और फिर यहाँ पे पोरफिरिन रिंग लगी होती थी। यहाँ पे पोरफिरिन रिंग लगी होती थी। दिखने में तो ये ऐसा लग रहा है जैसे फ्लैट है, और यहाँ पे लिगेंड्स होते थे, बट एक्चुअली में ये फ्लैट नहीं होता था बिकॉज ऑफ दिस आयरन। ये कैसा होता था? थोड़ा सा टिल्टेड होता था, या फिर ऐसे कह लो कि थोड़ा मुड़ा हुआ। ये एग्जैक्ट प्लेनर नहीं होता था। एग्जैक्ट प्लेनर हिंदी में लिख देती हूँ, नहीं होता। एग्जैक्ट प्लेनर ये नहीं होता, आप लोगों को पता है। इस आयरन की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ डोम शेप आ जाती है, थोड़ा ऐसे होता है। एंड सेकंड थिंग, जो एक्सियल लिगेंड्स है वो भी डिफरेंट होते हैं। शायद यहाँ पे वाटर लगा होता है और यहाँ पे सल्फर लगा होता है सिस्टीन का, वो देख लेना। बट ये स्ट्रक्चर जो होता है वो हर डायरेक्शन में क्या मिलेगा आपको? हर एक्सिस पे डिफरेंट मिलेगा। तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है? ये रोम्बिक डिस्टोर्शन की कैटेगरी में आ रहा है। साइटोक्रोम P450 किस कैटेगरी में आ रहा है? रोम्बिक डिस्टोर्शन की कैटेगरी में आ रहा है। रोम्बिक डिस्टोर्शन है तो दैट मीन क्या होगा? इसकी 3 डिफरेंट जी वैल्यू आनी है। अब ऑप्शन देखो, हर ऑप्शन में इसने ऐसे ही दिया है, 3 डिफरेंट जी वैल्यू दी है इसने, सारे ऑप्शन में उसने यही लिखा है। यहाँ से तो हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। चलो अब आगे चलो, जो अब ये बात कर रहा है, अब ये बोल रहा है हाई स्पिन और लो स्पिन, किसने कुछ बात बोली है? पहले हाई स्पिन लो स्पिन ही लिख दो। हाई स्पिन कब होगा? जब Fe2+ होगा तो हाई स्पिन हो जाएगा, और अगर Fe3+ होगा तो भाई वो लो स्पिन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर लो स्पिन होगा तो लो स्पिन पे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे? Fe3+ मतलब D5 होगा। तो 1 2 3 4 और 5 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये कुछ सिमिलर वैसा नहीं है जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन होता था, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा ही आ जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन की जी की वैल्यू क्या आती थी अगर आपको याद हो तो? 2.0023 समथिंग आती थी। दैट मीन इस वाले की, लो स्पिन वाले की वैल्यू इसी रेंज में आपको देखने को मिलनी है। वो आपको इसी रेंज में मिलेगी, 2.4 से 1.9 की रेंज में ही मिलेगी, बिकॉज डेविएशन ज़्यादा नहीं है, स्मॉल डेविएशन है।
जिसकी वजह से आपको इसके आसपास ही वैल्यू दिखेंगी, हाईएस्ट वैल्यू आपको नज़र नहीं आने वाली। तो अभी देख लो, एक तो लो स्पिन में ये 4 तो नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन गया। इनमें से ये आंसर हो सकता है, इनमें से ये आंसर हो सकता है। अब ये देखना है कि ए होगा कि बी होगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है। तो उसके लिए हमें हाई स्पिन भी देखना पड़ेगा। हाई स्पिन भी देख लो फटाफट। हाई स्पिन में क्या होगा, D6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगी, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग आएगी, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग आएगी। जीरो फील्ड स्प्लिटिंग क्या थी, जो मैग्नेटिक फील्ड लगने से पहले ही अगर वो स्प्लिट हो जाए, जो कि हमने क्रैमर डीजनरेसी में पढ़ा था, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। इस जीरो फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से क्या हो जाएगा भाई, जो ये आ रहा ना, इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, ये डेल्टा ई, ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसके हाई होने की वजह से अपेरेंटली आपकी जी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, क्या रीज़न रहा, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग रीज़न था इसका। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो जीरो फील्ड स्प्लिटिंग हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, ये डेल्टा ई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो उससे क्या होगा, अब देखो इसको जी वैल्यू को जो हम निकालते हैं, हम मैथमेटिकली प्रोजेक्शन से निकालते हैं। थ्योरेटिकली एक इक्वेशन होती है, उससे हम जी की वैल्यू निकालते हैं। तो वो जी की वैल्यू आती है 6, क्योंकि इसमें रोम्बिक डिस्टोर्शन है। बिकॉज इसमें रोम्बिक डिस्टोर्शन है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एक बार तो इसमें +2 हो जाएगा और एक बार इसमें -2 हो जाएगा। तो ये 8 और 4, अब ये क्यों नहीं चल रहा, ये 8 और 4 ऐसे ही रैंडमली नहीं लिखे इन्होंने, ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो ये हाईएस्ट वैल्यू जो है आपको हाई स्पिन के लिए ही देखने को मिलेगी। एंड ये डेल्टा इतना हाई है ना, और ये जी की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस वजह से परफेक्ट इंटीगर ही आपको मिलेंगे, डेसिमल में वैल्यू मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। दैट्स वाई आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब ट्रेंड यही चलने वाला है, वो ऐसे ही आपसे जी की वैल्यू पूछने वाला है। तो थोड़ा सा इसको देख लेना, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पे जी की वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी। अब एक क्वेश्चन और देख लो एक बार, मैं रैंडमली पूछ रही हूँ वैसे ही, उसके बाद वापस से हम अपने PYQ पे ही आ जाएंगे। इसको कट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं शायद भूल गई थी CD3 वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करना। अगर आपसे पूछा जाए कि CD3 की हाइपर फाइन लाइन कितनी आएंगी, CD3 रेडिकल की, CD3 रेडिकल बताओ। अब ये रेडिकल किसकी वजह से स्प्लिट करेगा, ड्यूटेरियम की वजह से, क्योंकि यही एक एक्टिव न्यूक्लियाई है और इसकी आई की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसका क्या आ जाएगा 2Ni+1, 2Ni+1 रूल लगाओगे। N की वैल्यू कितनी है 3, I की वैल्यू है 1, कितना हो गया भाई 3 2 6 7। ठीक है, एक ऐसे ही बेंजीन है, बेंजीन है, बेंजीन का हमने रेडिकल कैटायन बनाया है। तो बेंजीन की कितनी हाइपर फाइन लाइन होगी, बेंजीन भी किस ये जो एक इलेक्ट्रॉन इस पे प्रेजेंट हो, किसकी वजह से स्प्लिट कर रहा है, जो यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, जो यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, इनकी वजह से। तो इसकी भी क्या आने वाली है, इसकी भी सेप्टेट आने वाली है। समझ रहे हो ना, N+1 रूल लगा दिया, तो इसकी भी क्या आएगी, इसकी भी सेप्टेट आएगी। तो क्या इन दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, इन दोनों के सिग्नल की इंटेंसिटी सेम होगी? अगर आपको सेम लग रही है तो गलत है, क्योंकि ये तो पास्कल रूल फॉलो करता है, ये पास्कल रूल फॉलो करता है, तो इसकी इंटेंसिटी पास्कल रूल के अकॉर्डिंग आनी है, और ये नॉन पास्कल रूल फॉलो करता है। तो दोनों की आएगी तो सेप्टेट, लेकिन इनकी इंटेंसिटी डिफरेंट आएगी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, ड्यूटेरिएशन ऑफ NH प्रोटॉन डज नॉट अल्टर EPR स्पेक्ट्रम को अल्टर नहीं कर रहा है। अगर NH को NDB बना दोगे तो नंबर ऑफ हाइपर फाइन लाइंस आपको बतानी कितनी होंगी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। पहली बात, एक रूल याद करो पहले तो, ड्रैगो रूल। इस क्वेश्चन को करने से पहले नोट करके लिख लो। ड्रैगो रूल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर इफ़ हाइड्रोजन अटैच टू एक्टिव न्यूक्लियाई, अगर हाइड्रोजन किसी एक्टिव न्यूक्लियाई के साथ अटैच है, देन इट विल नेवर
पार्ट नेवर, ये क्या हुआ, इट विल नेवर पार्टिसिपेट, इट विल नेवर पार्टिसिपेट इन स्प्लिटिंग, तो वो स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो N है वो एक एक्टिव न्यूक्लियाई है। N याद हो NMR में किया था, I की वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी 1 होती है और ये एक्टिव न्यूक्लियाई होता है, तो ये वाले हाइड्रोजन तो यहाँ पे स्प्लिटिंग में काउंट नहीं करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे करोगे, हाइपर फाइन लाइन निकालनी है, पहले कॉपर के लिए निकाल लो, 2Ni+1 वाला रूल लगा के, N की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/2 + 1, और ये सारी मल्टीप्लाई होती हैं। अब किसकी वजह से करेगा, ऑक्सीजन तो एक्टिव न्यूक्लियाई नहीं है, इसकी वजह से तो नहीं करेगा, सिर्फ नाइट्रोजन की वजह से करेगा। कितने हैं 2, तो 2 × 2, और इसकी आई की वैल्यू कितनी है 1 + 1, कितना हो गया ये 4 × ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और एक अरे हट जा 5, तो कितनी आ गई 20 लाइन्स आ गई। ठीक है, ये हो गया। एक और क्वेश्चन देख लो प्रैक्टिस के लिए, क्या पता वो ऐसे ना देके अब कुछ और पूछ ले। ये देखो, अगर वो ऐसे कह देता कॉपर NH3 4 2+, इसकी हाइपर फाइन लाइन पूछे तो क्या करोगे, ये प्रोटॉन काउंट नहीं होंगे, सिर्फ कौन काउंट होने वाला है, नाइट्रोजन काउंट होने वाला है। तो कॉपर की वजह से क्या आ जाएंगी 4 लाइन्स आ जाएंगी, अभी निकाल ली हैं 3/2 करके, और यहाँ पे नाइट्रोजन की वजह से कितनी आ जाएंगी देख लो भाई, 2 × कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन 4 दे रखी है और 1 है +1, तो 4 2 जा 8 और एक 9, 9 4 जा 36। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो तो इसी बात पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे घुमा घुमा के देगा। अगर मैं क्वेश्चन ये लिख दूं, टाइटेनियम H2O6 3+, अब बताओ इसकी हाइपर फाइन लाइन कितनी होंगी, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट होगा। पहले तो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, देखते ही कितना आ गया टाइटेनियम 3+, दैट मीन D1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है। ठीक है, अब I की वैल्यू इसकी क्या है, I की वैल्यू है भाई इसकी 3/2, तो पहले तो टाइटेनियम की वजह से निकलेगा, एक टाइटेनियम दिया है, फिर I की वैल्यू रख दी 3/2 + 1, कितना आ गया, ये तो 4 आ गया, ये टाइटेनियम के लिए आ गया। अब प्रोटॉन का देखो, ऑक्सीजन 16 एक्टिव न्यूक्लियाई है, इट इज़ नॉट एक्टिव न्यूक्लियाई। अगर नहीं पता तो NMR का पार्ट 1 जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। NMR के पार्ट 1 में मैंने बताया कि एक्टिव न्यूक्लियाई कैसे देखते हैं। और भाई एक बात और, अगर आप लोगों को स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप लोगों को स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि स्प्लिटिंग कैसे देखते हैं कोऑर्डिनेशन की, तो एक बार डे 2 जाके देख लेना, 20 डेज 20 मिनट्स चैलेंज का डे 2, उसमें मैंने सारी स्प्लिटिंग बताई है, क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा, तो एक बार ज़रूर देख लेना ये। ठीक है, तो ऑक्सीजन 16 जो है वो और एक्टिव न्यूक्लियाई नहीं है। जब ऑक्सीजन 16 एक्टिव न्यूक्लियाई नहीं है, दैट मीन यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट होंगे, सही बात है। तो कितने हो गए 6 2 जा 12, और जब I की वैल्यू 1 होती है तो N+1 स्प्लिटिंग कर सकते हैं ना, ये आपको याद होगा, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं डायरेक्ट 13, समझ गए ना कैसे कह रही हूँ, ऐसे 2Ni+1 वाला रूल है ये। I की वैल्यू अगर हाफ होगी, ये N कितने दे दिए 12, I की वैल्यू कितनी है हाफ, 2 से 2 गया तो N+1 ही हो गया ना, ऐसे मैंने किया है, ये 13 आ गया। ठीक है, इतने डीप में नहीं जाते, बाकी पता ही होगा आप लोगों को। तो 13 4 जा मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 52, तो इसका आंसर आ जाएगा 52। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कभी, हर एक में आप हाइड्रोजन को रिमूव करने चले जाओ, सिर्फ ये देखना है, ड्रैगो रूल है, इसको याद रख लेना। अगर नाइट्रोजन के साथ अटैच H है तो कंसीडर नहीं करना है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ होगा ना तो उसको कंसीडर करके आना है, वरना आप 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का लॉस करके आ जाओगे और फिर बाद में बोलोगे कि मैम आपने सिखाया था ऐसे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी है। ठीक है, R3 जर्मेनियम दिया है, फोटोलिसिस हुआ, ये कुछ ऐसा था, जर्मेनियम समथिंग, फिर ऐसे ऐसे R ग्रुप लगे हैं, फोटोलिसिस करोगे ब्रेक हो जाएगा भाई, रेडिकल जनरेट हो गया जर्मेनियम पे। ठीक है, R से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसकी वैल्यू दे रखी है इसने, I की वैल्यू 9/2, एक इकलौता है, रख लो 1 × 9/2 + 1, देखो कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं, कितना आ गया 10 लाइन्स, इसको करने में कितना ही टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अभी करके आए हैं, कॉपर 2+, ठीक है, किसकी ज़्यादा दे दी, G पैरेलल की ज़्यादा दे दी, देन G परपेंडिकुलर, G पैरेलल किसके लिए था, Z के लिए, परपेंडिकुलर किसके लिए था, XY के लिए। क्या कह रहा है ये कि G पैरेलल की वैल्यू ज़्यादा दे दी G परपेंडिकुलर से। ठीक है, हमने क्या रूल बोला कि जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट जो सबसे हायर एनर्जी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसकी G की वैल्यू क्या करनी है, सबसे कम करनी है, उसकी G की वैल्यू क्या कर देनी है, कम। यानी कि क्या हो गया इसको, हाँ,
यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन आपका अगर इलेक्ट्रॉन dx² माइनस y² में है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हुआ है, तो मैंने क्या बोला कि इसकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। इसकी जी की वैल्यू क्या होगी, कम। दैट मीन जी परपेंडिकुलर वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। जी पैरेलल वाले की ज़्यादा हो जाएगी। यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया है उसकी वैल्यू को कम कर दो। अगर इलेक्ट्रॉन dz² वाले में फिल करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी में हाई ही जाएगा, ठीक है, जब कंप्रेशन वाला केस होता है। तो यहाँ पे अब dz है, z से एसोसिएट कौन सा था, जी पैरेलल वाला, z है तो पैरेलल आएगा, ठीक है। दैट मीन जी पैरेलल वाले की एनर्जी अब क्या हो जाएगी, जी परपेंडिकुलर वाले से कम हो जाएगी। यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं ना, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसमें डाल रहे हैं, उसी की जी की वैल्यू कम करनी है। ये ट्रिक से किया था हमने। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर जी पैरेलल की वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन इलेक्ट्रॉन किस में गया होगा, dx² माइनस y² में गया होगा। और ऐसा कब होता है, इलोंगेशन में। कंप्रेशन में किस में जाता था, dz² में। अगर आप लोगों को स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम है तो डे 2 वाली वीडियो जाके ज़रूर देख लेना एक बार, उसमें सारी स्प्लिटिंग डिस्कस की है हमने। आगे चलो, क्या क्वेश्चन कह रहा है, नंबर ऑफ अलाउड EPR लाइन बतानी है, ठीक है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियर स्पिन दे दी, निकाल लोगे। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की हाइपर फाइन लाइन आएगी। हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर स्पिन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन भी करेंगे। और हाइपर फाइन लाइन अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी, 2 × 1 × 7/2 + 1 कट गया, कितना आ गया भाई, 8। तो 8 3 जा 24, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम फ्रॉम अमंग रिप्रेजेंट, ठीक है। एस की वैल्यू हाफ दिया, ये बता रहे। रोम्बिक सिमेट्री को कौन बता रहा, रोम्बिक सिमेट्री हमने अभी बोला था ना, क्या होती है, जिसमें ये तीनों वैल्यू अलग होती हैं। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, ये तो आइसोटोनिक के लिए, इसमें तो सारी सेम है, यानी 1 जी की वैल्यू आ रही है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में 2 वैल्यू हैं, जी पैरेलल और परपेंडिकुलर, इसमें भी जी पैरेलल परपेंडिकुलर। दैट मीन ये तो एक्सिस वाले हैं, और यहाँ पे अलग अलग वैल्यू हैं, जी जेड की अलग दी है, जी वाई की अलग दी है, और जी एक्स की अलग दिया है। रोम्बिक को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, CH3 रेडिकल दिया है और आपसे पूछ रहा है इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस या रिलेटिव इंटेंसिटीज होंगी। CH3 रेडिकल, ये जो रेडिकल है वो किसकी वजह से करेगा स्प्लिट, प्रोटॉन की वजह से कर सकता है और कार्बन की वजह से कर सकता है। कार्बन की नेचुरल अबंडेंस क्या होती है, बहुत लो, तो इसको तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। सिर्फ हम किसको कंसीडर करेंगे, प्रोटॉन को। प्रोटॉन को कंसीडर करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन की कितनी आ जाएगी स्प्लिटिंग, n+1 कर दो, 3 है तो कितने आ गए, n+1 करोगे तो 4। और ये फॉलो किसको करता है, पास्कल रूल को। ये किसको फॉलो करता है, पास्कल रूल को। तो इंटेंसिटी भी कैसे आ जाएगी, पास्कल रूल के अकॉर्डिंग। दैट मीन क्या रेशियो आ जाएगा, 1:3:3:1। दैट मीन आंसर आ गया डी। क्लियर है भाई, चलो वैसे तो हो गया, बट एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और देख लो। मुझे लग रहा है 20 मिनट से एक्सीड करेगी, बट कोई बात नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा पूरा ही। एक एग्जाम्पल और देख लो, सही है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए। क्वेश्चन है क्रोमियम H2O4 NH3 की ट्वाइस, और ये हो गया स्क्वायर। हमें इसमें बताना है कितनी हाइपर फाइन लाइन होगी, हाइपर फाइन लाइन बतानी है। देखो पहले क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 2+, दैट मीन D4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये क्या है, इसमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होगा, समथिंग लाइक दैट, NH3 यहाँ पे आए होंगे एक्सियल में, और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ लगा होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसकी हाइपर फाइन लाइन निकालोगे। क्रोमियम की आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5/2, ये गिवन मिलेगी क्वेश्चन में। तो एक बार तो पहले क्रोमियम के लिए निकाल लेंगे। 2 × क्रोमियम कितने हैं, 1 × 5/2 + 1। और किसके लिए होगा, अब H के लिए देखो, H के लिए ऑक्सीजन एक्टिव न्यूक्लियाई नहीं है, दैट मीन हाइड्रोजन काउंट होंगे, कितने हो गए भाई हाइड्रोजन, 4 × 2 = 8, यानी मैं सीधा 9 लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है। अब N के साथ जो 3 लगे हैं, इनको H जो लगे हैं नाइट्रोजन के साथ, उनको तो कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक नाइट्रोजन एक्टिव न्यूक्लियाई है, इस चीज़ को याद रखना। अब ये कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन के लिए करोगे तो कितने नाइट्रोजन है, 2, तो 2 × 2 × 1 + 1, तो कितना हो गया 6,
और ये हो गया 9 और ये हो गया 2 दूनी 4 और 1 5। तो कितना हो गया भाई 5 6 जा 30, 39 जा 270। अब जल्दबाजी में 270 करके मत आ जाना, हाइपर फाइन लाइन। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी तो दिए हैं 4, तो इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ भी मल्टीप्लाई करके आओगे तो पूरा टोटल आंसर कितना आएगा 1080 लाइन्स। ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, अभी तक आया नहीं है, पता चले आ जाए तो कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं होनी चाहिए।